स्वागत है। आज की हमारी गहरी पड़ताल एक ऐसे विषय पर है जो हमारी रोजमर्रा की डिजिटल जिंदगी के पीछे अदृश्य रूप से काम कर रहा है। हम सब सर्च, नेविगेशन, ऑनलाइन शॉपिंग और पेमेंट्स के लिए एआई का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन क्या हम कभी रुक कर सोचते हैं कि इन सेवाओं को चलाने के लिए असल में कितनी ऊर्जा लगती है? ये एक ऐसा सवाल है जिसे हम अक्सर नज़रअंदाज कर देते हैं। ये सारी सुविधाएं हमें मुफ्त या बहुत कम कीमत पर जो मिलती हैं, उनकी एक छिपी हुई लागत है और वो है ऊर्जा। ऊर्जा। हाँ, एक बहुत बड़ी और लगातार बढ़ती हुई ऊर्जा की लागत। बिल्कुल। और आज हम आपके दिए गए स्रोतों के आधार पर भारत के एआई भविष्य और उसकी ऊर्जा जरूरतों के बीच के इसी जटिल रिश्ते को समझने वाले हैं। हमारे पास पावरिंग इंटेलिजेंस, इंडियाज इंटीग्रेटेड एआई एंड न्यूक्लियर एनर्जी फ्यूचर नाम के दस्तावेज के कुछ अहम हिस्से हैं। और हमारा मकसद ये समझना है कि एआई की ये जो भूख है वो भारत के ऊर्जा ग्रिड और पर्यावरण पर क्या असर डाल रही है और क्यों परमाणु ऊर्जा को इसके समाधान के तौर पर देखा जा रहा है। एक बहुत ही जरूरी चर्चा है ये। तो चलिए इसकी परतें खोलते हैं। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि एआई और ऊर्जा की मांग का ये रिश्ता कितना बड़ा और गहरा है। एआई सिस्टम को चलाने वाले डेटा सेंटर कोई आम ऑफिस नहीं है जो शाम को बंद हो जाए। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये 24 घंटे सातों दिन बिना रुके काम करते हैं। और इसके लिए लगातार बिना किसी उतार चढ़ाव के हाई क्वालिटी बिजली चाहिए होती है। और ये कोई छोटी मोटी मांग नहीं है। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी है IEA, उनका एक आंकड़ा है जो असल में इसकी गंभीरता दिखाता है। हाँ। 2017 से दुनिया भर में जो डेटा सेंटर्स हैं, उनकी बिजली की खपत आप मानिए हर साल 12% बढ़ रही है। हर साल 12%? हाँ, और अनुमान यह है कि 2030 तक ये आंकड़ा 945 टेरावाट घंटे तक पहुंच जाएगा। एक मिनट, 945 टेरावाट घंटे, ये सुनने में तो किसी साइंस फिक्शन फिल्म का आंकड़ा लग रहा है। आम इंसान के लिए इसका क्या मतलब है? बिल्कुल, इसे ऐसे समझिए, ये आज के पूरे भारत की कुल सालाना बिजली खपत का लगभग 60 से 70% है। क्या मतलब सिर्फ डेटा सेंटर इतनी बिजली इस्तेमाल करेंगे? हाँ, सिर्फ डेटा सेंटर। ये आंकड़ा इतना बड़ा है कि ये देशों को मजबूर कर रहा है कि वे अपनी ऊर्जा से जुड़ी लंबी अवधि की रणनीतियों पर दोबारा सोचें। यहाँ से बात बहुत दिलचस्प हो जाती है। मतलब ये सिर्फ भारत की चुनौती नहीं है? नहीं, ये एक वैश्विक चुनौती है। स्रोत बताते हैं कि अमेरिका में माइक्रोसॉफ्ट और गूगल जैसी टेक्नोलॉजी की दुनिया की बड़ी-बड़ी कंपनियां अपने डेटा सेंटरों को बिजली देने के लिए परमाणु ऊर्जा का इस्तेमाल करने की संभावनाएं तलाश रही हैं। हाँ, और वे ऐसा इसलिए कर रही हैं क्योंकि उन्हें एहसास हो गया है कि सिर्फ सौर या पवन ऊर्जा से उनका काम नहीं चलेगा। क्योंकि वो रुक रुक कर मिलती है। एग्जैक्टली। उन्हें ऐसी ऊर्जा चाहिए जो दिन हो या रात, बारिश हो या धूप, लगातार मिलती रहे। और यहीं पर परमाणु ऊर्जा एक मजबूत विकल्प बनकर उभरती है। और सिर्फ अमेरिका ही नहीं, चीन भी इस दौड़ में है। बिल्कुल। चीन तो एआई के इस बढ़ते बोझ को संभालने के लिए अपनी परमाणु क्षमता बहुत तेजी से बढ़ा रहा है। अच्छा। वे न केवल पारंपरिक बड़े न्यूक्लियर प्लांट्स बना रहे हैं, बल्कि छोटे मॉड्यूलर रिएक्टर्स यानी SMRs भी विकसित कर रहे हैं। SMRs? ये क्या होते हैं? ये छोटे, एक तरह से फैक्ट्री में बने हुए रिएक्टर्स होते हैं जिन्हें सीधे डेटा सेंटर के पास लगाया जा सकता है ताकि बिजली पहुंचाने में कोई नुकसान न हो। वाह! तो इसी वैश्विक संदर्भ में भारत के प्रस्तावित शांति बिल 2025 को देखा जा सकता है। सही कहा। ये बिल परमाणु ऊर्जा को देश के डिजिटल विकास से जोड़ने का एक रणनीतिक प्रयास है। तो अगर दूसरे देश भी यही रास्ता अपना रहे हैं, तो भारत के सामने ऐसी क्या खास मुश्किलें हैं जो उन्हें नहीं हैं? स्रोत बताते हैं कि भारत में एक बड़ी समस्या ऊर्जा प्रशासन का बहुत ज्यादा बटा हुआ होना है। हाँ, ये भारत की सबसे बड़ी और सबसे जटिल समस्याओं में से एक है। यहाँ बिजली बनाने वाला यानी उत्पादन करने वाला निकाय अलग है। अच्छा। उसे ग्रिड के जरिए शहरों तक पहुंचाने वाला यानी ट्रांसमिशन का काम कोई और करता है। और फिर उसे घरों और फैक्ट्रियों तक बांटने वाला यानी वितरण का काम कोई तीसरा निकाय करता है। बिल्कुल। ये तो वही बात हुई कि खाना कोई और बना रहा है, डिलीवरी कोई और कर रहा है और परोस कोई और रहा है, और तीनों में कोई तालमेल ही नहीं है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। यही असल समस्या है। जब कोई एक इंचार्ज नहीं होता तो सब अपने अपने हिस्से का काम करते हैं। नतीजा होता है समन्वय की भारी कमी। तो फिर डेटा सेंटर जो मीटी के तहत आता है, वो अपनी जरूरतें लेकर किसके पास जाएगा? कोई भी पूरी तस्वीर एक साथ नहीं देख रहा होता।
पूरा सिस्टम सिर्फ नई बिजली बनाने की क्षमता जोड़ने पर ध्यान देता है, लेकिन इस बात पर नहीं कि वो बिजली कितनी भरोसेमंद या उच्च गुणवत्ता वाली है। जबकि एआई इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए तो बिजली की गुणवत्ता और विश्वसनीयता ही सबसे ज्यादा जरूरी है। बिल्कुल, 1 सेकंड का भी पावर कट या वोल्टेज का उतार चढ़ाव उनके करोड़ों रुपए के हार्डवेयर को खराब कर सकता है और अरबों का नुकसान कर सकता है। सही कहा। और इसी बिखरे हुए ढांचे की वजह से हमारे सिस्टम में न्यूक्लियर, हाइड्रो या स्टोरेज वाली नवीकरणीय ऊर्जा जैसे कम कार्बन बेसलोड विकल्पों के लिए कोई खास प्रोत्साहन नहीं है। बेसलोड ऊर्जा मतलब जो 24 घंटे स्थिर रहें? हाँ, जो ग्रिड में 24 घंटे एक स्थिर मात्रा में मौजूद रहती है, जो कि डेटा सेंटरों की जरूरत है। क्योंकि हमारे पास इन विकल्पों के लिए सही नीतियां नहीं है, नतीजा ये है कि हम आज भी बेसलोड ऊर्जा के लिए कोयले पर बहुत ज्यादा निर्भर है। ये तो हुई नीति और प्रशासन की बात, लेकिन ज़मीनी हकीकत पर आते हैं। हमारे पावर ग्रिड पर इसका क्या असर पड़ रहा है? जमीनी हकीकत यही है कि इसका सीधा असर ग्रिड पर भारी तनाव के रूप में दिखता है। 2008 के बाद से खासकर मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग के आने से एआई वर्कलोड में जबरदस्त उछाल आया है। इससे नए, बड़े और ज्यादा ताकतवर डेटा सेंटरों की मांग आसमान छू रही है। इनकी जो बिजली की मांग है वो लगातार बनी रहती है और ये बहुत ज्यादा होती है। तो ये स्थानीय वितरण नेटवर्क पर दबाव डालती होगी? बिल्कुल, ये नेटवर्क अक्सर ऐसी भारी मांग के लिए डिजाइन नहीं किए गए होते। कोई अंदाजा है कि यह मांग कितनी बड़ी होने वाली है? स्रोत के अनुसार अनुमान है कि 2027 तक भारत में सिर्फ डेटा सेंटरों का कुल लोड 2.5 गीगावाट तक पहुंच जाएगा। 2.5 गीगावाट? ये कितना होता है, मतलब कितने शहरों के बराबर है? आप मान लीजिए ये कई छोटे शहरों जैसे कि चंडीगढ़ या देहरादून की कुल बिजली मांग के बराबर है। बाप रे, मतलब कुछ 100 डेटा सेंटर मिलकर पूरे शहर जितनी बिजली खींचेंगे। हाँ, और जैसा कि हमने बात की, अगर ये बिजली कोयले से आती है तो इसका मतलब है और ज्यादा कार्बन उत्सर्जन, जो हमारे जलवायु लक्ष्यों के लिए एक बड़ी चुनौती है। बिल्कुल। लेकिन स्रोत एक और चौंकाने वाली बात बताते हैं, एक अच्छा पहलू जिसके बारे में ज्यादातर लोग सोचते भी नहीं, पानी की खपत। हाँ, और ये एक बहुत ही गंभीर मुद्दा है, शायद बिजली से भी ज्यादा। पानी? एआई और पानी का क्या लेना देना? एआई हार्डवेयर बहुत ज्यादा गर्मी पैदा करता है और इसे ठंडा रखने के लिए भारी मात्रा में पानी की जरूरत होती है। अच्छा। स्रोत में एक आंकड़ा है जो सच में चौंकाने वाला है। एक 100 मेगावाट का डेटा सेंटर एक दिन में लगभग 20 लाख लीटर पानी का इस्तेमाल कर सकता है। 20 लाख लीटर एक दिन में? ये तो अविश्वसनीय है। हाँ, ये एक छोटे मोटे तालाब के बराबर पानी हो गया जो रोजाना भाप बन के उड़ रहा है। और अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़कर देखें तो ये और भी डरावना लगता है। भारत के जो प्रमुख डेटा सेंटर हब है, मुंबई, चेन्नई और हैदराबाद, ये तीनों शहर पहले से ही पानी की शदीद कमी का सामना कर रहे हैं। हाँ, चेन्नई में तो कुछ साल पहले डे जीरो की स्थिति आ गई थी। एग्जैक्टली, जब नलों में पानी आना बंद हो गया था। तो इसका मतलब क्या है? क्या हम एक ऐसी स्थिति की ओर बढ़ रहे हैं जहां ये विशाल डेटा सेंटर पानी के लिए आम नागरिकों और किसानों के साथ सीधी प्रतिस्पर्धा करेंगे? ये एक वास्तविक और बहुत बड़ा जोखिम है। बिना उचित योजना और नियमों के ऐसा होना लगभग तय है। ये तो बहुत मुश्किल और विवादित विकल्प होगा। बिल्कुल, कि पानी किससे मिले, लोगों को पीने के लिए, किसानों को खेती के लिए, या फिर एआई चलाने के लिए। तो जाहिर है कि इन चुनौतियों से निपटने के लिए बहुत मजबूत नीतियों की जरूरत होगी। इस मोर्चे पे भारत कहाँ खड़ा है? स्रोत यहाँ भी कई बड़ी कमियां उजागर करते हैं। सबसे पहली और सबसे बड़ी कमी यह है कि भारत के पास कोई राष्ट्रीय डेटा सेंटर नीति ही नहीं है। क्या? साल बाद भी उसे अभी तक अपनाया नहीं गया है। एक मिनट, ये बात मुझे हजम नहीं हो रही। हम 5G, डिजिटल इंडिया और एआई सुपर पावर बनने का इतना बड़ा ढिंडोरा पीट रहे हैं, और आप कह रही हैं कि जिस नींव पर ये सब खड़ा है उसके लिए कोई राष्ट्रीय नीति ही नहीं है। ये विरोधाभासी लगता है, पर हकीकत यही है। राज्य स्तर पर कुछ नीतियां जरूर हैं, लेकिन वे भी बिखरी हुई हैं। और उनका फोकस क्या है? उनका मुख्य ध्यान सिर्फ निवेश आकर्षित करने पर है कि कैसे टैक्स में छूट देकर और सस्ती जमीन देकर कंपनियों को बुलाया जाए। वे ऊर्जा, पानी या स्थिरता जैसे जरूरी पहलुओं पर ज्यादा ध्यान नहीं देती। और मंत्रालयों के बीच समन्वय की कमी वाली बात तो है ही। हाँ, जमीन, पानी और पर्यावरण की मंजूरी के लिए कोई एक खिड़की वाली व्यवस्था नहीं है। आपको अलग अलग मंत्रालयों के चक्कर काटने पड़ते हैं, जिससे प्रक्रिया बहुत धीमी और जटिल हो जाती होगी। बिल्कुल। और ऊर्जा दक्षता या सस्टेनेबिलिटी के लिए भी कोई अनिवार्य नियम नहीं है।
ज्यादातर मानक स्वैच्छिक हैं, यानी कंपनियों की मर्जी पर निर्भर हैं। तो कुल मिलाकर डेटा गवर्नेंस और एनर्जी गवर्नेंस इन दोनों को बिल्कुल अलग-अलग देखा जा रहा है। जबकि जैसा कि हम इस पूरी चर्चा में देख रहे हैं, ये दोनों बहुत गहराई से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। आप एक को दूसरे से अलग करके नहीं देख सकते। ठीक है, तो हमने समस्याओं को और उनकी जड़ों को काफी गहराई से समझ लिया। ये एक चक्रव्यूह जैसा लगता है। तो फिर इसका हल क्या है? हाँ, स्रोत सिर्फ समस्याएं नहीं बताते, बल्कि एक एकीकृत एआई ऊर्जा ढांचे का एक विस्तृत रोड मैप भी पेश करते हैं। अच्छा, उनका सुझाव है कि हमें एआई और ऊर्जा को एक साथ जोड़कर देखना होगा, एक ही फ्रेमवर्क में। और इसका पहला कदम क्या होगा? पहला और सबसे जरूरी कदम यह है कि डेटा सेंटरों को रणनीतिक ऊर्जा उपभोक्ता यानी स्ट्रेटेजिक एनर्जी कंज्यूमर्स के रूप में वर्गीकृत किया जाए। इसका मतलब? उनकी भविष्य की लोड जरूरतों का पहले से अनुमान लगाकर उसे देश की लंबी अवधि की बिजली योजनाओं में शामिल किया जाना चाहिए, ताकि हम बाद में हैरान ना हो। ये एक तार्किक कदम लगता है। लेकिन ऊर्जा आएगी कहाँ से? स्रोत कहते हैं कि सिर्फ सौर और पवन ऊर्जा काफी नहीं होगी। बिल्कुल, और उसका कारण है इंटरमिटेंसी, यानी उनका रुक रुक कर मिलना। सूरज सिर्फ दिन में चमकता है और हवा हमेशा एक ही गति से नहीं चलती। लेकिन डेटा सेंटर को तो आधी रात में भी उतनी ही बिजली चाहिए। सही कहा। यहीं पर परमाणु ऊर्जा और छोटे मॉड्यूलर रिएक्टर्स SMRs की भूमिका आती है। वे स्थिर, विश्वसनीय और लगभग शून्य कार्बन वाली बेस लोड ऊर्जा प्रदान कर सकते हैं। और उस पानी वाली भयानक समस्या का क्या? उसके लिए क्या सुझाव है? उसके लिए एक बहुत ही अच्छा और टिकाऊ समाधान सुझाया गया है। ताज़े पानी पर दबाव कम करने के लिए कूलिंग में ट्रीटेड वेस्ट वाटर यानी उपचारित अपशिष्ट जल के अधिक उपयोग का सुझाव है। मतलब हमारे शहरों से मिक्स वाला गंदा पानी? हाँ, उसे साफ करके डेटा सेंटर कूलिंग में इस्तेमाल किया जा सकता है। इससे दो फायदे होंगे, ताज़े पानी की बचत और गंदे पानी का निपटान। ये तो बहुत ही व्यावहारिक समाधान लगता है। और क्या कंपनियों को सही दिशा में ले जाने के लिए कोई प्रोत्साहन या नियम बनाने की बात कही गई है? हाँ, सिर्फ सुझाव नहीं बल्कि कड़े नियम भी जरूरी हैं, जैसे कि अनिवार्य ऊर्जा दक्षता नियम, पानी के उपयोग की सीमाएं तय करना और उत्सर्जन की रिपोर्टिंग को अनिवार्य बनाना। और प्रोत्साहन? इसके साथ ही जो कंपनियां नवीकरणीय ऊर्जा, बैटरी स्टोरेज, कुशल कूलिंग तकनीक का इस्तेमाल करती हैं, उन्हें टैक्स में छूट जैसे प्रोत्साहन देना भी जरूरी है। मतलब सजा और इनाम दोनों का इस्तेमाल? बिल्कुल, ताकि उद्योग को सही रास्ते पर लाया जाए। तो आज की इस गहरी पड़ताल का सार ये है कि अगर भारत को अपनी डिजिटल अर्थव्यवस्था को मजबूत, प्रतिस्पर्धी और टिकाऊ बनाना है, तो ये टुकड़ों में नहीं हो सकता। नहीं। एआई के विस्तार को साफ और विश्वसनीय ऊर्जा, विशेष रूप से परमाणु क्षमता के विकास और संस्थागत सुधारों के साथ कसकर जोड़ना ही होगा। हाँ, ये सिर्फ एक तकनीकी या नीतिगत रोड मैप नहीं है, ये एक नई सोच की मांग करता है। ये ऊर्जा और टेक्नोलॉजी, इन दो दुनियाओं को एक साथ लाने की बात करता है जो अब तक अलग-अलग काम करती आई हैं। लेकिन ये एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल भी खड़ा करता है जिसे हमें अपने श्रोताओं के लिए विचार करने को छोड़ना चाहिए। जरूर बताइए। स्रोत हमें ये तो बताते हैं कि क्या करना है और कैसे करना है, लेकिन असली और शायद सबसे मुश्किल सवाल ये है, ऊर्जा और डिजिटल, इन दो विशाल और अपने आप में जटिल इकोसिस्टम को एक साथ फिर से डिजाइन करने के लिए जो जबरदस्त सामाजिक और राजनीतिक इच्छा शक्ति चाहिए, वो कहाँ से आएगी? हाँ, वो कहाँ से आएगी? और जब भारत इस रास्ते पर आगे बढ़ेगा, तो वो परमाणु ऊर्जा के विकास की धीमी गति, जिसमें दशकों लग सकते हैं, और एआई इनोवेशन की तूफानी रफ्तार जो हर कुछ महीनों में बदल जाती है, इन दोनों के बीच संतुलन कैसे बनाएगा? बिल्कुल, ये भविष्य की सबसे बड़ी रणनीतिक चुनौतियों में से एक होगी।